गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे समोत्पाद वक्र व समलागत रेखाएं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पैमाने के प्रतिफल पढ़ने के लिए समोत्पाद वक्रों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर मैंने कल आपको समोत्पाद वक्रों के बारे में बताया था कि समोत्पाद वक्र क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे समलागत रेखाओं की। देखिए, हर उत्पादक के पास उत्पादन करने के लिए एक लागत परिव्यय होता है। लागत परिव्यय का मतलब होता है कि उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का एक बजट होता है। क्लियर? उस लागत परिव्यय या बजट से ही उत्पादक साधनों को खरीदता है या साधनों को प्रतिफल देता है, क्योंकि कोई भी साधन जब उत्पादन के कार्य में संलग्न होगा तो वह अपनी इनकम, आय, प्रतिफल या लागत को तो मांगेगा ही मांगेगा। अब बात करते हैं कि समलागत रेखाएं क्या होती हैं और किस प्रकार इसको बनाया जाता है और किस प्रकार समलागत रेखाओं और समोत्पाद वक्रों से हम न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात करेंगे एक उत्पादक के लिए। देखिए, मान के चलते हैं कि एक उत्पादक उत्पादन का कार्य शुरू करने जा रहा है, तो उसको जिन साधनों को उत्पादन के कार्य में लगाना है उसके पास खरीदने के लिए दो ही साधन है, एक श्रम है, एक पूंजी है। मान लीजिए उत्पादक के पास दो ही साधन है, एक श्रम है और एक पूंजी है। क्लियर? उत्पादक का लागत परिव्यय या उसका बजट मान लेते हैं 100 रुपए है। हम एक बहुत ही छोटा अंक ले रहे हैं ताकि समझने में सहूलियत रहे। तो मान लीजिए उत्पादक का जो लागत परिव्यय या बजट कितना है, 100 रुपीज। प्राइस ऑफ लेबर यानी कि प्रति इकाई श्रम की लागत मान लेते हैं 10 रुपए है। पूंजी यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल की जो लागत है मान लेते हैं 20 रुपए है। ये हमारे सामने एक उत्पादक जब उत्पादन शुरू करता है तो उसके सामने ये उसका लागत बजट है, उसका लागत परिव्यय है कि वो 100 रुपए से उत्पादन करना चाहता है। उत्पादन करने के लिए उसे साधनों की जरूरत होगी, श्रम की और पूंजी की। हम यह मान के चलते हैं कि जो श्रम है वो 10 रुपए प्रति इकाई पर मिलता है, यानी कि एक श्रमिक कितने रुपए में सेवा देगा, 10 रुपए में। और जो पूंजी है उसकी एक इकाई को खरीदने के लिए उत्पादक को 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम बना सकते हैं कि अगर उत्पादक अपना सारा का सारा लागत परिव्यय या जो बजट है उसका वह लेबर को खरीदने में खर्च कर देता है, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर वो परचेज करेगा प्रोडक्शन के लिए। तो 100 में आप भाग लगा देंगे 10 का, तो इसका मतलब वो 10 इकाई श्रम परचेज कर पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में वो पूंजी की कितनी इकाइयां परचेज कर पाएगा? पूंजी की वह 0 इकाई परचेज कर पाएगा। क्लियर? इसी तरीके से यदि उत्पादक अपना पूरा लागत परिव्यय कैपिटल को या पूंजी की इकाइयों को खरीदने में खर्च कर देना चाहता है, तो वह कितनी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल परचेज कर पाएगा? तो वही 100 में भाग लगा देंगे 20 का, तो 20 पंजे 100, 5 इकाई पूंजी खरीद पाएगा और इस कंडीशन में श्रम की 0 इकाइयां खरीद लेगा। क्लियर? तो वास्तव में ये जो लेबर की 10 इकाइयां खरीदने की जो कंडीशन है या पूंजी की 5 इकाइयां खरीदने की जो कंडीशन है, वो एक्चुअल में एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तव में जो उत्पादक होगा वो जो प्रोडक्शन के लिए पूंजी और श्रम को खरीदेगा, तो पूंजी और श्रम को खरीदने के क्रम में वो कुछ इकाइयां पूंजी की खरीदेगा, कुछ इकाइयां श्रम की खरीदेगा।
क्योंकि उत्पादन किसी एक साधन से नहीं हो सकता। उत्पादन करने के लिए कुछ श्रमिक भी चाहिए, कुछ पूंजी भी चाहिए। तो यहाँ पर 10 इकाई श्रम और 5 इकाई पूंजी उत्पादक को एक मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशन को शो करते हैं, और इसी एक्सट्रीम कंडीशन के आधार पर हम सम लागत रेखा खींचेंगे। देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष मूल बिंदु, एक्स अक्ष पे श्रम की इकाइयां और वाई अक्ष पर पूंजी की इकाइयां। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, 100 रुपए उसका बजट है, प्राइस ऑफ लेबर 10 है, प्राइस ऑफ कैपिटल 20 है, और एक्सट्रीम कंडीशन लेबर और कैपिटल को खरीदने की क्या है, 10 इकाई श्रम और 5 इकाई कैपिटल है। ठीक है, तो 10 इकाई लेबर और 5 इकाई कैपिटल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसे हम 1 इकाई श्रम, 2 इकाई श्रम, 3, 4, 5, 6, 7 इस आधार पर इस पैनल को बांट लेते हैं, इस अक्ष को बांट लेते हैं, और ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इकाई यहाँ पर पूंजी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम श्रमिकों को इस प्रकार ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने एक्स अक्ष पे श्रम की इकाइयां ली हैं और वाई अक्ष पर हमने पूंजी की इकाइयां ली हैं। अगर उत्पादक अपनी समस्त लागत परिव्यय को श्रम इकाइयां खरीदने में खर्च करता है तो वह श्रम की 10 इकाइयां खरीद पाएगा, लेकिन पूंजी की 0 इकाई खरीद पाएगा। तो इस बिंदु को हम बिंदु M लिख देते हैं, इस पॉइंट को। और अगर उत्पादक अपना सारा लागत परिव्यय या जो भी उसका बजट है उसे वह पूंजी को खरीदने में खर्च करेगा, तो वह पूंजी की 5 इकाइयां खरीद पाएगा, लेकिन श्रम की 0 इकाई खरीद पाएगा। इसे हम एन पॉइंट लिख देते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक रेखा निकल के आई एन एन। ये जो रेखा है यह है सम लागत रेखा। ठीक है, उत्पादक के सामने अब इस रेखा पर रहकर, इस रेखा के अकॉर्डिंग रहकर उसके सामने कंडीशंस हैं कि वो कुछ श्रम की इकाइयां और कुछ पूंजी की इकाइयां खरीदते हुए कहाँ रहना पसंद करेगा। अगर वह बिंदु एम पर रहता है, इसका मतलब है सारे लागत परिव्यय से, सारे बजट से वो श्रम इकाइयां खरीद लेगा। और अगर वो एन बिंदु पर रहता है तो इसका मतलब ये कि जो भी उसके पास बजट है उससे वो क्या करेगा, पूंजी की इकाइयां खरीद लेगा। अगर वो किसी बीच के बिंदु पर रहना पसंद करता है तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ इकाइयां श्रम की और कुछ इकाइयां पूंजी की खरीदना पसंद करेगा। क्लियर? तो वास्तव में सम लागत रेखा होती क्या है? सम लागत रेखा एक उत्पादक के लिए उसके बजट को बताती है। इस रेखा पर श्रम की और पूंजी की विभिन्न, श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग होते हैं, उसमें से उत्पादक किसी भी संयोग को चुन सकता है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि उसे उत्पादन में कितना श्रम और कितनी पूंजी चाहिए। अगर उत्पादक एमएन रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर रहना चाहता है, तो मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम है जेड, तो वो उस बिंदु पर नहीं रह सकेगा, क्योंकि उस बिंदु पर जितने श्रम और पूंजी चाहिए उस श्रम और पूंजी को खरीदने के लिए उसका जो बजट है वो कम है। और अगर वो इस रेखा के अंदर किसी पॉइंट पर रहकर श्रम और पूंजी को खरीदता है तो इसका मतलब ये है कि जितना उसका बजट है उस पूरे बजट को वो यूज नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं इस रेखा के ढाल की। देखिए,
पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ढाल निकालते कैसे। ढाल का मतलब है कि ये जो रेखा में जो गिरावट की गति है उस गति को निकालना। किसी भी वक्र के ढाल को निकालने के लिए अगर वो एक रेखीय वक्र है तो जहां वो x अक्ष को काटता है उस कोण की हम कहेंगे tan थीटा, और उस कोण के लिए आपको tan थीटा का मान निकालना होगा जो कि होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये एक तरीका है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी वक्र के ढाल को निकालने के लिए अगर वो एक रैखिक वक्र है, अगर वो कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग तरीका होगा। तो अगर MN रेखा का ढाल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां ये MN रेखा x अक्ष को कट करेगी वहां पर हम क्या करेंगे, tan थीटा के लिए, इस कोण के लिए tan थीटा का मान निकाल लेंगे जो कि क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ये दूरी, और आधार क्या है, ये दूरी। ये दूरी हमें कैसे मिली, जब हमने क्या किया, उसके जो उत्पादक है उसके लागत परिव्यय में भाग दिया पूंजी की कीमत का। क्लियर, तब हमें ये दूरी प्राप्त हुई। लागत परिव्यय को यदि m से, और इसका नाम हम a भी रख लेते हैं, लागत परिव्यय को अगर हम m से और पूंजी की कीमत को प्राइस ऑफ कैपिटल से शो करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो लंब हो गई वो दूरी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी, ये जो साइन है ये लंब को शो करेगा। अब बात करते हैं आधार की। आधार हमें कब मिला, जब हमने लागत परिव्यय में भाग दिया श्रम की कीमत का, तो वो क्या हो गया, m बटा प्राइस ऑफ x। क्लियर, अब हमको लंब बटा आधार निकालना है तो हम लंब की जगह क्या लिख देंगे, m बटा प्राइस ऑफ c, और उसमें भाग लगा देंगे आधार का, m बटा प्राइस ऑफ l। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, m बटा pc गुणा pl बटा m, तो इसका मतलब जो ढाल है वो क्या है, pl बटा pc। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सम लागत रेखा का ढाल ज्ञात करना है तो आप प्राइस ऑफ लेबर में भाग लगा देंगे प्राइस ऑफ कैपिटल का, तो इसका ढाल निकल आएगा। तो हमने समोत्पाद वक्र पढ़ लिया, सम लागत रेखा पढ़ ली, अब हम उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग को ज्ञात करेंगे। देखिए, ये एक उत्पादक की बजट लाइन है या उसके लागत परिव्यय रेखा है जिसका नाम है AB, और ये उत्पादक के सामने समोत्पाद वक्र है I1, I2 एंड I3। अब हमको एक उत्पादक के लिए किसी भी वस्तु मान लीजिए X है, वस्तु X के उत्पादन के लिए उत्पादक कितनी इकाइयां श्रम और कितनी इकाइयां पूंजी का प्रयोग करे कि उसके बजट के अंदर अंदर प्रोडक्शन का काम हो जाए, और इसे हम कहेंगे उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात करना। तो इसके लिए शर्त क्या है, सेम शर्त है जो हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण में पढ़ी थी। पहली शर्त ये थी कि समोत्पाद वक्र स्पर्श करे समलागत रेखा को, तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु स्पर्श के बिंदु हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी वो यह थी कि समोत्पाद वक्र का ढाल स्पर्श बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल इक्वल हो। अगर आप केवल इस पॉइंट की बात करें, इसका नाम रख लेते हैं Z पॉइंट, इसका नाम रख लेते हैं E पॉइंट, इसका नाम रख लेते हैं T पॉइंट। तो Z पॉइंट को अगर आपसे ये पूछा जाए कि Z पॉइंट पर क्या समलागत रेखा का और समोत्पाद वक्र का ढाल इक्वल है, तो आप इसके लिए Z पॉइंट पर
समोत्पाद वक्र सम लागत रेखा का ढाल तो इस रेखा का ढाल हो ही गया। इस पॉइंट के लिए, इस वक्र के ढाल के लिए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम टी और टी डैश रख लेते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या रेखा टी टी डैश और रेखा ए बी डैश का ढाल या स्लोप एक जैसा है, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बिंदु जेड न्यूनतम लागत संयोग नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं बिंदु टी की। बिंदु टी पर भी हमको दूसरी शर्त को देखना होगा, जो क्या है कि स्पर्श बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल इक्वल होना चाहिए। टी बिंदु के लिए अगर समोत्पाद वक्र I1 का ढाल ज्ञात करना है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम KH रख देते हैं। तो क्या रेखा KH का ढाल और रेखा AB का ढाल इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। AB रेखा का ढाल थोड़ा सा खड़ा है, जबकि रेखा KH लगभग स्टीपर है, क्षैतिज है। तो यहाँ पर दोनों का ढाल इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आपका न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु नहीं हो सकता है। अब लास्ट हमारे पास बचा बिंदु ई। तो बिंदु ई पर I2 वक्र का ढाल ज्ञात करने के लिए ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचते हमको क्या पता चलता है कि I2 के लिए जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो एक्चुअल में रेखा AB ही है, इसलिए जो समलागत रेखा का ढाल है वही I2 वक्र पर ई बिंदु का ढाल भी है। ई बिंदु पर जो ढाल है वो एक्चुअल में समलागत रेखा का ढाल है। तो बिंदु ई उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि उत्पादक को श्रम की OL1 मात्रा और पूंजी की OC1 मात्रा खरीदनी चाहिए और उनको प्रोडक्शन में लगाना चाहिए, तब उत्पादक को एक न्यूनतम लागत संयोग मिलेगा। जिसका मतलब ये है कि उसके पास जो भी बजट है उस बजट से वह न्यूनतम लागत संयोग को ध्यान में रखते हुए या न्यूनतम लागत संयोग पर रहते हुए प्रोडक्शन का काम कर सकेगा। तो क्या बात समझ में आई कि समोत्पाद वक्र, समलागत रेखा मिलकर एक उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु तय करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफलों में हम प्रयोग करेंगे समोत्पाद वक्रों का। थैंक यू वेरी मच।